अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर पाकिस्तान। वेलकम टू मॉर्निंग विद माहीन इरशाद। वेल जनाब, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है आप लोग जहाँ जहाँ होंगे खैरियत से होंगे, मज़े से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि जब हम बहुत उदास फील करते हैं तो हम किसी कमरे में जाके हम अपनी प्लेलिस्ट जो होती है हमारी बहुत सैड और सॉफ्ट होती है। कितने शायराना लोग वो गज़ल पसंद करते हैं, तो कितने कव्वाली, तो कितने सूफ़ी कलाम। इसी तरह अगर हम बहुत लेज़ी फील कर रहे हो और अगर हमारी प्लेलिस्ट बहुत रॉकिंग हो, तो फिर हमारी जो सुबह है, अगर हम बहुत जब लेज़ी फील कर रहे होते हैं तो मज़ीद एनर्जेटिक हो जाते हैं। अगर कितने लोग रैपिंग सुनना पसंद करते हैं, कितने जैज़ सुनना पसंद करते हैं, तो फिर उसके बाद कहाँ की लेज़ीनेस। इसी तरह मैं एक सिचुएशन बताती हूँ कि आजकल की जनरेशन बग़ैर ड्राइविंग गाने की करती ही नहीं। इवन मैं नहीं करती बग़ैर मौसीकी के, तो ड्राइविंग पॉसिबल ही नहीं। तो और जब बरसात हो रही हो, बारिश हो रही हो, एक हसीन मौसम हो, तो उसमें फिर रोमांटिक गाने की क्या ही बात है। इसी तरह कि हमारे शादी ब्याह में मौसीकी के बग़ैर तो फिर शादी अधूरी सी लगती है। वैसे भी हम पाकिस्तानी अवाम बहुत खुशकिस्मत हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जो मौसीकार हैं, हमारे जो सिंगर्स हैं, वो दुनिया में जो उनकी आवाज़ें हैं, मशहूर तरीन आवाज़ों में उनकी आवाज़ मुश्तमिल होती है। जैसे कि हमारे सुरों के सरताज नुसरत फ़तेह अली ख़ान, मलके तरन्नुम नूर जहाँ और मेहदी हसन साहब। अगर मैं लिस्ट में उनका नाम लेना शुरू करूं, हमारे पाकिस्तानी सिंगर्स के नाम लेना शुरू करूं, तो लिस्ट छोटी पड़ जाएगी। अगर मैं बात शौक़ की करूं, ये शौक़, गाने का शौक़, इंजीनियर, डॉक्टर, आपको कोई सा भी शौक़ हो, ये हमारा शौक़ बचपन से होता है। और ये इंडोर्स कौन करता है? हमारे पेरेंट्स। कि अगर एक बच्चा बड़ी कोई एक्टिंग कर रहा हो, लाइक मामा मैंने कुछ खाना नहीं है, मेरे पेट में दर्द, मेरे सर में दर्द, तो अम्मा कहती हैं मेरा बेटा बड़े होके एक्टर बनेगा, बड़े ड्रामे करता है। इसी तरह एक बच्चा कह ले बड़ा झूठ बोलता और चुप ही ना होता हो, तो माँ कहती है तुमने बड़े होके वकील बनना है। इसी तरह अगर मौसीकार हो एक बच्चा, कहीं वो वो डरता है कि कहीं मैं कोने खुदरे वॉशरूम में जाके उसने गाना गाना होता है, क्योंकि प्लेटफॉर्म नहीं होता उसको, होता है, वो डरता है, तो वो कहीं छुप के गाना गाता है। अगर माँ ने कहीं सुन लिया तो कहते हैं बेटा तुमने बड़े होकर सिंगर बनना है। तो क्या ये हमारा शौक़ बचपन से, और इंडोर्स कौन? हमारे पेरेंट्स, हमारे बड़े करते हैं। लेकिन जहाँ हमें प्लेटफॉर्म मिल गया तो बस कामयाबी कह लें आपके कदमों में होती है। तो जी जनाब, आप समझ तो गए होंगे आज हम किस टॉपिक या किस मौजू के बारे में बात कर रहे हैं। आज हम मौसीकी के बारे में बात कर रहे हैं, और आज हम अपने फेवरेट, कह लें कि इंटरेस्टिंग फेवरेट पर्सनालिटी से मैं आज मिलवाऊँगी। तो पहले मैं तारुफ़ करवाती चलूँ कि जो हमारे गेस्ट हैं, पहले गेस्ट हैं, उनके लिए तारुफ़ अगर मैं करवाऊँ तो एक ही अल्फाज काफ़ी है, और वो अल्फाज है आइकॉनिक। वैसे तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं देती चलूँ कि वो लीड गिटारिस्ट भी हैं, वक्त के साथ साथ वो लेक्चरर भी बन गए, म्यूज़िक कंपोज़र भी हैं, गेम प्रोड्यूसर भी हैं। तो आज हम जानेंगे कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी का सफ़र किस तरह तय किया। और तो इससे पहले मैं छोटा सा आपको पैकेज दिखाती चलूँ। उस्मान राना, म्यूज़िक प्रोड्यूसर, गिटारिस्ट और लेक्चरर। 1999 में अपने करियर का आगाज़ करने वाले उस्मान राना आज इन टाइटल्स से पहचाने जाते हैं। उस्मान ने नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स और पंजाब यूनिवर्सिटी से म्यूज़िकोलॉजी की तालीम हासिल की। बतौर गिटारिस्ट अपने पहले बैंड ओ पॉजिटिव से आगाज़ किया, और कॉलेज से शुरू होने वाले इस म्यूज़िकल सफ़र में उस्मान को मुल्क के नामवर आर्टिस्ट और गुलकारों के साथ काम करने का मौका मिला। इन गुलकारों में आतिफ़ असलम, अली ज़फ़र और रुस्तम फ़तेह अली ख़ान सर-ए-फ़हरिस्त हैं। इन्होंने ज़ाविया और ब्लैक एंड वाइट की बुनियाद रखने के साथ साथ मिकाल हसन बैंड के साथ भी काम किया।
मौसीकी से लगाव और अनथक मेहनत की बदौलत उस्मान को म्यूज़िक इंडस्ट्री में खूब पजीराई मिली और इनके गानों को पाकिस्तान समेत बैनुल-अक़वामी सतह पर भी सराहा गया। मौसीकी के शौक़ को मद्देनज़र रखते हुए उस्मान ने 2013 में अपना प्रोडक्शन हाउस शुरू किया। आजकल वो म्यूज़िक प्रोड्यूसर के साथ साथ लेक्चरर के फ़राइज़ भी सरअंजाम देते हैं। जी गाइस, पैकेज तो आपने देख लिया, तो अब मैं मज़ीद इंतज़ार करवाए बगैर मैं अपने गेस्ट से आपका तारुफ करवाती चलूँ। तो प्लीज़ वेलकम माय वन एंड ओनली, माय फेवरेट पर्सनालिटी, उस्मान राना। अस्सलाम वालेकुम उस्मान। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? फाइन, फर्स्ट क्लास। पहले तो मैं आपका बहुत दिल से शुक्रिया अदा करूँगी कि आप हमारे शो पे आए और आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों ने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया और इज़्ज़त दी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके प्रोग्राम में आने का। थैंक यू, सो काइंड ऑफ यू। अब इसी तरह गाइस, अब में जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं, हमारे जो दूसरे फेमस पर्सनालिटी, खूबसूरत आवाज़, उनकी आवाज़ जो है वो अपने ड्रामों में अपनी खूबसूरत की आवाज़ और रंग बिखेरते हैं और उनके क्या ही बात है उनकी आवाज़ की। और उन्होंने कह लें कि वो कंपोज़र भी हैं, म्यूज़िक प्रोड्यूसर भी हैं। तो आज हम उनसे मिलते हैं। पहले उससे पहले मैं आपको एक पैकेज दिखाते चलूँ। ये लाल इश्क, ये मलाल इश्क, ये ऐब इश्क, ये बैर इश्क। जिंदा दिलाने लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले रेहान हाशमी एक बहुत ही टैलेंटेड सिंगर और म्यूज़िक कंपोज़र हैं। मौला कोई सुनता नहीं मेरी दुहाई, चुभने लगी है मुझे ये। उन्होंने अपने म्यूज़िक का सफ़र तब शुरू किया जब वो सिर्फ 8 साल की थी। उन्होंने कई ड्रामों के OSTs भी गाए हैं जिनमें अरमान सर फहरिस्त हैं। इसी के साथ साथ इनका पहला सॉन्ग सुनिए सुनने वालों ने बहुत पसंद किया था। मेरा दिल ये हुआ दीवाना, इस दिल में आकर बस तुम, फिर कभी न वापस जाना, इस दिल में आकर बस। और कुछ अरसा पहले ही इन्होंने अपना नया गाना डॉलर रिलीज़ किया है जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया है। मेरियां नाल हिलैगी, हो अखियां नू जगराते देगी, ओ खुशियां मेरियां नाल हिलैगी। रेहान के चाहने वाले उनकी मध्यम आवाज़ के दीवाने हैं, इसीलिए बहुत कम अरसे में उन्होंने तरक्की की मंजिलें तय कर लीं। जी जनाब, कैसा लगा पैकेज? तो अब मैं उनसे मिलवाती हूँ अपने फेवरेट पर्सनालिटी से। माय फेवरेट पर्सनालिटी रेहान हाशमी। अस्सलाम वालेकुम रेहान, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले रेहान, मैं आपका दिल से शुक्रिया करूँगी कि आप हमारे शो में आए और आपका हमें बहुत शुक्रिया कि आपने बुलाया। हाँ, हमारे लिए खुशकिस्मती है आज आप हमारे शो में रंग बिखेरने वाले हैं। फिर इंशाल्लाह, क्या ख्याल है? बिल्कुल ऐसे। तो अब हम उनसे थोड़े से सवालों का सेशन स्टार्ट करते हैं। उस्मान, पहला मेरा सवाल उस्मान से है। उस्मान, पहले आप ये बताएं कि आपने ये गिटारिस्ट, जो लीड गिटारिस्ट, मतलब आप गिटारिस्ट हैं, तो ये सफ़र का आगाज़ कैसे हुआ और आपको कैसे ये शौक़ पैदा हुआ अचानक से? बस जैसे अगर आप 90s की बात करें, लेट 90s की, तो आपको याद होगा एक फ़िल्म आई थी दिल वाले दुल्हनिया, और लाखों करोड़ों लोगों की इंस्पिरेशन थी वो मूवी। और उसके अंदर स्पेशली जो मैंडोलिन का जो इंस्ट्रूमेंटल पीस बजा था, तो बस उसको बजाने सीखने के लिए अच्छा, मैंने गिटार एक परचेज़ किया शुरू में। तो फिर आप, मतलब ये होता है, मतलब ये कि आपने पहली दफ़ा मतलब गिटार उसी की म्यूज़िक का मतलब बजाया? और भी सॉन्ग्स थे उसमें, जुनून का, सयोनी और अल्लाहू, ये दोज वर पॉपुलर सॉन्ग्स ऑन दैट टाइम। तो मुझे बहुत शौक था फिर छोटे छोटे जिंगल्स प्ले करना, राइम्स प्ले करना। तो इसलिए फिर मैंने स्टार्टिंग में गिटार लिया, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मैं आगे इसको अपना प्रोफेशन बनाऊं। जनाब, अब हमारे जो दूसरे गेस्ट मौजूद हैं उनसे सवाल करते चलें। तो रेहान, पहले आप मुझे ये बताएं कि ये मौसीकी का शौक़ आपको कैसे पैदा हुआ? और दूसरी बात ये, जैसे मैं भी आपको जैसे बता रही थी अपने गाइड से, जब नाजरीन से बात कर रही थी,
कि मतलब कि कहीं आप इसी तरह वॉशरूम में या कोने में खुदरे में कहीं गाते थे, छुपते थे? क्योंकि इंसान हेजिटेट करता है, शुरू में इंसान कहीं गाना गाता है तो डरता है कि यार पता नहीं मेरी आवाज़ कैसी होगी। तो आप इसी तरह स्टार्ट में वॉशरूम या रूम सिंगर थे? नहीं, मैं ऐसा नहीं था। मैं बचपन से ही मुझे शौक था बहुत ज़्यादा, और घर वालों की बहुत सपोर्ट थी। तो सही। स्कूल में नात वगैरह पढ़ते थे जब बच्चे। अच्छा, तो आपने आगाज़ नाच से किया? नात से स्टार्ट किया। सही सही सही। हाँ। तो फिर 8 क्लास से मैं क्लासिकल की तालीम लेना शुरू हो गया अपने उस्ताद जी से। तो आपके उस्ताद कौन थे? उस्ताद बदरुज़मा खान साहब। सही सही। जनाब, अभी हम अपने गेस्ट से, अपने फेवरेट पर्सनालिटी से जानेंगे उनकी ज़िंदगी के बारे में, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। सो कहीं जाइएगा नहीं, स्टे ट्यून विद अस, वी विल बी राइट बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक जनाब। की ज़िंदगी के बारे में जान रहे हैं। तो अपनी आगाज़ करते हैं सवालों का। तो उस्मान, पहले आप मुझे ये बताएं कि आपने बहुत मशहूर पर्सनालिटीज़ के साथ काम किया है, जैसे कि अली ज़फ़र और मिकाल हसन, रुस्तम फ़तेह अली खान। तो आपको कैसे चांस मिला इनके साथ काम करने का? देखिए, इंडस्ट्री में अब तो 20 साल मुझे हो गए हैं, 20 साल से ज़्यादा। तो स्टार्टिंग जो मेरा फर्स्ट जो किसी आर्टिस्ट के साथ काम था जो मैंने किया, वो 18 साल पहले किया था। एक कंपटीशन था ब्रिटिश काउंसिल का, ऑल पाकिस्तान म्यूज़िक कंपटीशन था। तो उसको विनर को एक चांस मिलना था कि वो कोई भी अपनी मर्ज़ी के स्टूडियो में अपना गाना रिकॉर्ड करवा सकता है। तो मेरे बिल्कुल इनिशियल डेज थे म्यूज़िक के। वो कंपटीशन में मैंने सॉन्ग अपना भेजा और वो कंपटीशन विन कर लिया मैंने। और जब विन कर लिया तो उन्होंने फिर जो मेरे से पूछा कि किस स्टूडियो में आपने गाना करवाना है। तो मिकाल हसन स्टूडियो जो था वो उस टाइम पे पाकिस्तान का सबसे हाई एंड स्टूडियो था। तो अब मैं मतलब कि जो कुछ सवाल है, जैसे कि अभी हमें उस्मान राना बता रहे थे, तो मैं दूसरे गेस्ट से पूछती हूँ कि इन्होंने मतलब कि कैसे आगाज़ किया, मतलब पहला OST आपका कौन सा था और आपने कितने OSTs मतलब कितने ड्रामों में अपनी खूबसूरत आवाज़ के ज़रिए रंग बिखेरा। प्लीज़ अपने व्यूअर्स को बताएं। चीज़ सीखने से स्टार्ट किया तो चलते चलते प्लेटफॉर्म मिलते रहे, तो फिर 1-2 OST गाई और निशात लीलन हो गया और जितने ब्रांड हो गए इनके जिंगल मैं लिखता भी हूँ, कंपोज भी करता हूँ और गाता भी हूँ, काफ़ी ज़्यादा किए हैं। सही। ये जैसे आपके कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि मैं आपसे ये सवाल कर रही हूँ कि आपने मतलब OST मतलब कौन कौन से ड्रामे की आपने? ये अरमान ड्रामा है। अच्छा। इस ड्रामे की OST गाई है और एक ना जाए में। हम आपसे गाना सुनते हैं जो आपका पहला OST था, तो अपने व्यूवर्स को प्लीज़ उनकी सुबह को मज़ीद हसीन बनाए और OST सुनाए प्लीज़। ना दे ना जाए वे ना जाए वे है सजना है वे ना जाए वे ना जाए वे ना जाए वे है सजना है वे ना जाए वे।
Thank वाह क्या बात है रेहान, बहुत खूबसूरत आवाज़ है। कह लें आपने Thank you तो so मेरी much. सुबह को मज़ीद एनर्जेटिक बना Thank you दिया। so much. तो मुझे पता है कि अगर मेरे व्यूअर जो बहुत लेज़ी फील कर रहे होंगे इस OST इस गाने के बाद ना, तो आप कह लें कि मज़ीद एनर्जेटिक हो गए होंगे। अब हमारा जो एक सेगमेंट स्टार्ट होने वाला है वो तो मेरा निहायत फेवरेट है, और उम्मीद करती हूँ कि इस सेगमेंट के बाद अगर कोई बहुत अपसेट या अफसरदा फील कर रहा होगा, उसका जो मूड है ना वो बहुत खुशगवार होने वाला है। तो मैं अपने गेस्ट को बताती चलूँ कि ये सेगमेंट है किस तरह का। तो ये एक्टिविटी ये है कि आप दोनों से एक एक करके एक सेलिब्रिटी का मैं नाम पूछूंगी, और आपने उनकी पर्सनालिटी के बारे में एक एक सजेशन या कमेंट देना होगा। इट्स ऑल अप टू यू, ओके। तो पहले मैं उस्मान आपसे पूछूंगी कि अली ज़फ़र। अली ज़फ़र, हार्ड वर्किंग, टैलेंटेड। ओके। आयमा बेग। आयमा बेग, बियॉन्से ऑफ पाकिस्तान। अली अज़मत। अली अज़मत अब मैं कैम पे कहना नहीं चाह रहा, नहीं, लेकिन please say something. स्टूपिड लेजेंड। ओके, हाँ। अच्छा तो उस्मान आप मुझे ये बताएं क्यों, इसकी क्या रीज़न है? हाँ इसकी बहुत सी रीजंस हैं। अभी हमने रिसेंटली जो अली अज़मत साहब ने एक वकील के साथ बैठ के ऑन एयर किया है, हाँ हाँ। और बड़ी ही बोल्ड कमेंट्स पास कर दी है जो कि एज एन आर्टिस्ट आपको नहीं करने चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है, नहीं तो करना अली ज़फ़र, चाहिए था। अली अज़मत का बिल्कुल एक पोजीशन है, एक मकाम है पाकिस्तान में No doubt. और पूरी दुनिया में भी। कह लें वो लेजेंड आर्टिस्ट है हमारे मुल्क के, लेकिन सही बात उन्होंने है। उनको बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये कमेंट पास करना चाहिए था जो उन्होंने मैडम नूरजहां के बारे में किया। सही है। तो जी रेहान अब आपकी बारी आ गई, सही। तो उस्मान अब सॉरी रेहान आप मुझे बताएं, आपको जैसे आपको तो पता चल गया ना कि किस तरह का सेगमेंट है। जी। चले तो शफकत अमानत अली। गुड सिंगर। ओके। आयमा बेग। आयमा बेग भी अच्छी सिंगर है। ओके। सिर्फ अच्छी सिंगर, इसकी क्या वजह है? मतलब उसका एक अपना जॉनर है, उसका एक अपना क्राउड है, वो अच्छा काम कर रही है। अच्छा तो फिर हदीका कियानी के बारे में क्या ख्याल है? हदीका कियानी जो मैम है उनको मैं आप ही बोलता हूँ। हाँ हाँ उनके साथ बड़ा लिंक है, बहुत अच्छा, और वो बड़ा फैमिली की तरह ट्रीट करती हैं। सही। उनके गाने भी बनाते हैं हम स्टूडियो में, सही। और वो हदीका आपकी बड़ा प्यार करती हैं। अच्छा और इनके जैसी कोई खूबसूरत पर्सनैलिटी मैंने नहीं देखी है। बेशक, बात तो आपने ये बिल्कुल जैसे सही बाहर से हैं वैसे अंदर से उससे भी ज़्यादा अच्छी हैं। बेशक। अच्छा तो अब एक खूबसूरत सा अल्फाज मीशा शाफी के लिए क्या कहेंगे आप? मीशा शफी बड़े लोग हैं वो। किस सेंस में बड़े? हाँ, मीशा बिल्कुल शफी का सही बात है। हर काम में लेवल है, नेक्स्ट लेवल है जी उनका। उनके क्या कहें उनका। और वो जो अभी अली ज़फ़र के साथ इसलिए कह रहा हूँ ना, हर काम में उसके उनका बारे नेक्स्ट में क्या लेवल कहेंगे है। आप? उस हाँ? बेचारे को तड़पा के रखा हुआ है। सही बात है, इतनी समझ हैवी रहे हैं। पर्सनालिटी कोई इस पर पड़ गई। लेकिन वो निकल रहे हैं ऐसा ऐसा। उनको अच्छा अब मुझे एज अ सिंगर बताएं कि उनकी आपको आवाज़ कैसी लगती है, मतलब अच्छी है, आवाज़ यूनिक है उनकी। हाँ ये बात तमिल तो में है। एक नया उनका टोन बड़ा टोन unique बहुत है अच्छा है। कह लें जनाब जो हमारे पाकिस्तानी सिंगर हैं और जो अभी यहाँ मौजूद हैं, तो फिर इनकी आवाज़ों की तो फिर क्या ही बात है। तो ये सेगमेंट हम लाइक इससे पहले ख़त्म करने से पहले मैं पहले ना आप दोनों से गाना सुनूंगी, लीड गिटारिस्ट और ये हमारे सिंगर। तो जी शुरू हो जाए फिर। हो जानिया मेरे मेरे तेरा जिस्मो जाब अमानत है मेरी गए तेरा जिस्मो जाब अमानत है मेरी मैं तेरा रहूँगा ज़मानत है मेरी हंसी सारे मौसम लगने लगेंगे जरा रुख से आंचल हटा कर तो देखो तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी मोहब्बत की राहों में आ
बेहिजाबा न वो सामने आ गए और जवानी से टकरा गई आँख उनकी लड़ी यूं मेरी आँख से आँख उनकी लड़ी यूं मेरी आँख से देख कर ये लड़ाई मजा आ गया मेरे रश के कमर तूने पहली नजर मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया। बहुत खूबसूरत आवाज़ थी रेहान और आप उस्मान, क्या बात है आपकी गिटार की। फिर उसके बाद अब हमारा जो सेगमेंट 2 स्टार्ट होने वाला है, मैं अपने गेस्ट को बताती चलूँ कि वो किस तरह है, थोड़ा यूनिक सा है, बहुत इंटरेस्टिंग सा है, क्योंकि अभी तक तो हमने दूसरे सिंगर्स की बात की, अब थोड़ी अपनी पर्सनल बातें भी हमें बताते चलें। तो पहला सवाल ये है, पहला सॉन्ग याद है? पहला सॉन्ग दूर था। अच्छा, आपका पहला सॉन्ग रेहान? मेरा पहला सॉन्ग था ख्याल था, वो अच्छा, राग मन में बंदिश थी। ओके। तो उस्मान, आपकी पहली सैलरी याद है? पहली कमाई कौन सी थी आपकी और कितनी थी? ये अब आप ऑन एयर ही मेरे से पूछ रही हैं, रिकॉर्डेड जा रहा है यहाँ पे सारा। मुझे जो याद पड़ता है वो 35,000 थी अराउंड, मुझे मिली थी। ओके, तो रेहान आपकी पहली सैलरी याद है? मेरी कितनी थी? मेरी शुक्र है पहली सैलरी कोई थी नहीं। कॉन्सर्ट करते हैं, कॉन्सर्ट पे फुल पेमेंट लेते हैं। उस्मान, आप मुझे ये बताएं कि पहली मार कब पड़ी थी आपको? मारे तो अभी तक खा रहे हैं लेकिन पहली मार मुझे याद है कि अभी भी स्टिल इन माय मेमोरीज के मैं को 5-6 साल का हूँ, मैंने वो मेजरिंग टेप तोड़ी तो अब्बा ने बहुत मुझे उस पर, खैर उस तरह तो नहीं मारा, लेकिन मुझे पहली बता अपने फादर से पिटाई थी आपकी। अच्छा, तो रेहान आप बताएं, आपको पहली पिटाई, पहली मार याद है? बिल्कुल, पिटाई किसको भूलती है। बस ऐसे ही था, घर वाले मना करते थे, ज़्यादा छोटा होता था बाइक से मना करते थे और मैं उतने ही बाइक के करीब जाता था, चलाता था, तो छुप के चलाता था। भाई ने देख लिया, घर वालों ने देख लिया, तो उन्होंने फिर खूब पिटाई पड़ी होगी। तो पहला ऑडिशन याद है आपको उस्मान? पहला ऑडिशन बिल्कुल याद है। अच्छा। और वो NCA में ही था। अच्छा। तो काफ़ी डिफ़िकल्ट था, वो उस्ताद लोग सब बैठे हुए थे और उन्होंने कहा कि जी चले सुनाएं कुछ, तो वो बस सब कुछ भूल गया उस वक्त जब उन्होंने कहा सुनाएं, तो फिर उन्होंने सुनाना शुरू कर दी। तो जी रेहान, अब आपकी बारी। आपका पहला ऑडिशन नाकाम गया था या फिर क्या, बताएं कुछ। नहीं, ऑडिशन बहुत दिए हैं। अच्छा। असल में पाकिस्तान है ना, तो करप्शन भी ऑडिशन के साथ साथ है। तो मैंने पाकिस्तान आइडल का भी ऑडिशन दिया था, सुर के क्षेत्र का भी ऑडिशन दिया था, काफ़ी ज़्यादा ऑडिशन तो देते ही आ रहे हैं, अभी तक ऑडिशन ही दे रहे हैं, अभी तो ऑडिशन दे रहे हैं। चले, बस अब मैं एक लास्ट सवाल आपसे पूछती चलूँ उस्मान, आखिरी गलती याद है आपको? पहली गलती याद है आपको? पहली गलती, अब गलतियां तो बहुत सी होती हैं, अब किस सिनेरियो में आप कि ये तो नहीं कि पहली गलती हो आखिरी गलती बन गई हो। हाँ, याद है कुछ? वो काफ़ी है, लेकिन मैं कैमरा के सामने नहीं बोलना चाह रहा। नहीं, प्लीज एक गलती बताए जिसका आपको खामियाजा अभी तक भुगतना पड़ा है। कोई सच उस तरह माइंड में नहीं है सर। अब आप कुछ छुपा रहे हैं। नहीं, प्लीज बताएं उस्मान। पहली गलती क्या हो? चले, मैं ऐसा करती हूँ, मैं पहले रेहान से पूछती हूँ, लेकिन मैं उस्मान आपसे पूछूंगी जरूर। गलतियाँ वाकई बहुत ज़्यादा हैं। जैसे कि? अच्छा, एक गलती बता देता हूँ मैं आपको। मेरा एक शो था। हाँ। मैं गलती चेंज कर रहा हूँ ना। मेरा एक शो था और मेरा एक दोस्त है, हम उसके साथ बड़ा मजाक करते हैं, तो मैंने ऑन स्टेज खुद ही उसके ना गिटार अनट्यून कर दी। और शो मेरा ही था, मैंने गाना था, मैं खड़ा हुआ था स्टेज पे, तो मुझे बड़ा ही पछतावा हो गया यार, मैंने, और मेरा नाम अनाउंस हो गया। अच्छा। तो मैंने अपनी तरफ से अनट्यून कर दिया गिटार उसके, तो वो मुझे ही भुगतना पड़ा कि यार शिट, ये क्या हो गया। माफी मांगी फिर आपने या नहीं? फिर मैंने अल्लाह से मांगी, उसको तो कुछ भी नहीं कहा। लेकिन उसने भी तो मांगी चाहिए ना।
उसको पता लग गया था। तो फिर उस्मान बताए अपने व्यूवर्स को क्या थी गलती चले, जल्दी से। एक मुझे अभी याद, गलतियां तो बहुत सी हैं। हाँ ऐसे ही है, बहुत कुछ इंसान गलती ऐसी करता होती है, है जो कहते हैं ना आप गलती से ही सीखते हो। तो बिल्कुल। आपने फिर क्या सीखा अपनी गलती से? मुझे याद है एक फैसलाबाद क्रिकेट स्टेडियम में, इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में शो था मेरा, और वो ओपनिंग भी थी स्ट्रिंग्स बैंड, बिलाल और फैसल ने हमारे बैंड के बाद गाना था। तो जो साउंड चेक पे वो स्टेज के ऊपर सॉकेट्स लगी हुई थी, मैंने अपना गिटार भी प्लग करना था उसमें। हाँ। तो वो लूज थी सही, और मुझे ये पता था कि ये कभी भी बंद हो जाएगा बजाते हुए में, लेकिन मैंने उसको बॉदर नहीं किया। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, आप मैं इसके ऊपर करता हूँ परफॉर्म। अच्छा, तो आपने उसको मतलब थोड़ा सा मैंने इजी लिया, लाइट लिया। अब अच्छा। रात में जब परफॉर्मेंस शुरू हुई, रात में स्टेडियम भरा हुआ था और कोई 50,000 से ज़्यादा बंदा था स्टेडियम में, और जब गिटार सोलो की मेरी बारी आई तो वो सोलो से पहले ही वो ऑफ हो गया मेरा गैजेट, और सब लोग देख रहे, पूरा ऑडियंस देख रही। तो मुझे लगता है उस्मान ये पहली और आखिरी गलती थी आपकी जिंदगी की, कितनी बड़ा मिसहैप हो गया इतने बड़े कंसर्ट में। और वो गैजेट मेरा बंद हो गया, गिटार बंद हो गया, सब बैंड्स वाले भी मुझे देख रहे थे, उधर ऑडियंस में भी मुझे देख रहे थे कि अभी क्या होगा। तो खैर वो कवर हो गया। कीबोर्डिस्ट जो था उसने मेरा जो पार्ट था वो उसने प्ले किया। सही, थैंक यू उस्मान, थैंक यू रेहान, आपके आने का बहुत शुक्रिया। तो जी जनाब, जैसे आपको पता है कि अब हमारे शो का वक्त ख़त्म होने को है, तो इसके साथ आप हमें मतलब फ़ीडबैक देना मत भूलेगा, और कि आपको आज का शो कैसे लगा। इसी तरह का इंटरेस्टिंग सा शो कल फिर मैं लेकर हाजिर होंगी, इसी जगह इसी वक्त। तो प्लीज़ अब हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।